आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसव्वुर मलिक ने आपसे वादा किया हुआ था कि वो कनाडा के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो जनाब अब हम उस वीडियो की तरफ रवा दवा हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो डिटेल समझ आएगी, पसंद आएगी। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और मज़ीद जुड़े रहना चाहते हैं वो मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को जो है ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये बात याद रखिएगा कि इन वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो कम टू द पॉइंट, कनाडा के वीज़े के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक कॉन्सेप्ट है कि कनाडा का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो बात यह है कि कनाडा का वीज़ा क्यों नहीं मिलेगा, सवाल ये पैदा होता है। मैं आपसे खुद स्क्रीन पर कह रही हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल कनाडा का वीज़ा आपको बहुत आसानी के साथ मिल सकता है अगर आप दो तीन बातों का ख्याल रखें। आज मैंने पेंसिल इसीलिए पकड़ी हुई है ताकि आपको इस बात का ख्याल रहे कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हों तो उस वक्त आपके हाथ में जो है वो पेंसिल मौजूद हो या पेन मौजूद हो, ताकि आप अच्छी इसमें से मौजूद टिप्स को राइट डाउन कर लें या वीडियो को बार बार चला के आपने जो है वो मेमोराइज़ कर लें। तो जनाब, बात हो रही है कि कनाडा पाकिस्तानियों को वीज़ा देगा या नहीं देगा। जी बिल्कुल देता है पाकिस्तानियों को वीज़ा। और बस जो सोशल मीडिया पे कैंपिंग चल रही होती है वैसे नहीं मिलते वीज़े, लेकिन वीज़े मिल रहे हैं। सबसे पहले तो हम आज चेकलिस्ट की तरफ बात करेंगे। चेकलिस्ट से मुराद है मेरा वो डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी होते हैं कनाडा के वीज़े के लिए। सबसे पहले आपके पासपोर्ट की वर्थ को देखा जाता है, ठीक है। अगर दुनिया में देखा जाए तो पासपोर्ट की वर्थ पाकिस्तान की जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। इवन दो के बांग्लादेश की भी जो है पासपोर्ट की वर्थ पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। तो वर्थ वाइज पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो काफ़ी वर्थलेस है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि अब प्रोफाइल आपकी देखी जाती है, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है, आपका एसेट देखा जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप कारोबारी हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप्स को कंसिडर किया जाता है। अगर आप की सैलरी स्लिप बनती है तो उसके साथ ये भी देखा जाता है कि अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आया आप अपनी उस सैलरी पे टैक्स कटवाते हैं कि नहीं कटवाते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कोई फेक तो नहीं है, सही हो गया। उसके बाद जैसा कि हमारे एक अज़ल से, मतलब मैं भी जब छोटी थी, इट्स टेक अ लॉन्ग टाइम, बड़ी पुरानी बात हो गई, तो उस ज़माने में भी ये चीज़ होती थी कि जी एंडिंग बैलेंस रख दिया और आप जी स्टेटमेंट निकालने के बाद जो है वो आपने एंडिंग बैलेंस निकाल के जिसका था उसको लौटा दिया। उसके बाद जो है वो आपने खाली खोली इमिग्रेशन के हवाले कर दिया। तो ये चीज़ जो है अब इमिग्रेशन पहले से कई ज़्यादा स्ट्रिक्ट और होशियार और अलर्ट मोड पे चली गई है, क्योंकि उसे भी पता है कि पाकिस्तानी जो है वो अगर कनाडा जा रहा है तो उसकी जाने का मतलब यही है कि वो पाकिस्तान को बाय बाय कह के जा रहा है, ठीक है। 100 में से कोई 10% ऐसे होते हैं जो कनाडा के वीज़े पे पाकिस्तान वापस आते हैं। अदरवाइज़ जो जाते हैं वो फिर वहाँ से नेशनैलिटी से पहले नहीं आते पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो आपका बैंक बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, सिर्फ बात क्लोजिंग बैलेंस की नहीं है कि उसमें 30 लाख रुपए होने चाहिए। वो फंड होना चाहिए कि आप जब विज़िट वीज़ा मांग रहे हैं तो वहाँ जाके आप घूमने फिरने के लिए आपके पास उतना फ़ंड मौजूद हो कि आप वहाँ पर डे के हिसाब से कितने डॉलर ख़र्च कर सकेंगे और वापसी तक आपके पास जो है ये सारी चीज़ें मौजूद होना चाहिए। अच्छा, पहले ये होता था कि विज़िट वीज़े में हम डमी टिकट्स लगा दिया करते थे, और अभी भी कुछ ऐसे छोटे मोटे ममालिक हैं जहाँ डमी टिकट लग जाते हैं। लेकिन अब जैसे कनाडा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेड होटल वाउचर होगा, आपका रिटर्न प्रॉपर इशूड तो नहीं होगा लेकिन प्रॉपर रिटर्न टिकट होगा। वो खैर उसे भी पता है कि अभी उसने वीज़ा नहीं दिया है तो ये बंदा पेड इशू टिकट क्यों लेगा, लेकिन ये है कि प्रॉपर टिकट होगी। उसके बाद ये है कि जैसे
सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे हैं लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसा करते हैं कि वो ये कह देते हैं कि ठीक है, हम आपका अप्लाई करके चेक करते हैं, मतलब वीज़ा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगा तो आपका ठीक है। मैं किसी भी अपने कंसल्टेंट भाई की बात को डिनाई नहीं कर रही। वीज़ा देने का इख्तियार बेशक के एम्बेसी के ही हाथ में है। बाज़ दफ़ा 99% लोगों अश्योर्ड लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सादा से इंसान का जो है वो वीज़ा लग जाता है। ये बातें बिल्कुल हैं, लेकिन ये बातें किताबों की हद तक हैं। वो रियलिटी जो है ना, वो किसी और चीज़ पे बेस्ड करती है। सम टाइम जो है वो हम उसके रूल्स पे पूरे उतर रहे होते हैं। हमारे मार्क्स जो होते हैं, हमारे नंबर्स जो होते हैं, वो रूल्स पे उसके पूरे हो रहे होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो हमें वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास वो मार्क्स हमारे पूरे नहीं हो रहे थे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि मुझ समेत कोई भी आपके पास प्रोफेशनल गाइडलाइन है तो उससे वीज़ा असिस्ट कराइए। आप ये ना देखिए कि वो बंदा कनाडा में बैठा है, वो तो बिल्कुल ही आपका की फ़ाइल को नहीं एक्सेस दे सकता, और ना ही वो आपकी फ़ाइल को के बारे में सही इन्फॉर्मेशन दे सकेगा। ये बात मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बोली, आज भी बोली, और आइंदा भी बार बार बोलती रहूँगी कि कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान से बाहर बैठा है और आपको बार बार कह रहा है कि वो आपका फॉर्म फिल करके देगा, तो आप अपनी तारीख को जो है, अपनी ज़िंदगी को, अपने फ्यूचर को बिल्कुल दांव पे ना लगाइए। आप पाकिस्तान में जूतियाँ चटखा के, और जिस तरह आप रिश्ता ढूंढने निकलते हैं ना, तो आपको एक ज़रूरत होती है कि जी चांद सी बहू लाएंगे जिसका मुंह गोरा होगा, जिसकी नाक लंबी होगी, आंखें बड़ी बड़ी होंगी, तो उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक अच्छा वीज़ा ऑफिसर, एक अच्छा कंसल्टेंट तलाश कीजिए। अब उसकी ऑफिस की लंबाई चौड़ाई पे कतई मत जाया कीजिए, क्योंकि हर फटीचर आदमी, बहुत माजरत, बहुत माजरत, बहुत माजरत, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलने की बीमारी है, तो लोग मुझसे खफा हो जाते हैं, उनकी दिल आज़ारी हो जाती है। बट ये कि कंसल्टेंट अपनी रोब दिखाने के लिए सिल्वर कलर का कोट, सिल्वर कलर की मोटी सी तोन के ऊपर टाई लगा लेता है। उसके बाद वो आपको आपकी औकात से ज़्यादा खाना खिलाएगा, और उसकी ऑफिस की लंबाई जो होगी ना, वो एक कनाल तक फैली हुई होगी। तो बस समझ जाए कि फिर वो काम करने वाला बंदा नहीं है। एक मीडियम बंदा जो होता है, तो वो अपने काम पे फोकस करता है। बेशक के मेरा अपना भी कॉर्पोरेट ऑफिस है, मैं मेरे भी ऑफिस में आप दाखिल होंगे तो मेरे बोर्ड रूम तक पहुँचते पहुँचते आप कहेंगे ओ मैडम की तो बड़े शिश्के हैं। तो खैर वो बोर्ड रूम और वो कॉर्पोरेट ऑफिस में वो हमारा नहीं होता, वो बिल्डिंग का होता है। लेकिन वो ये होता है कि हमने चूँकि पेमेंट की होती है, हम रेंटेड होते हैं, ऑफिसेस तो होते ही रेंटेड, तो वो जो है वो हमारे हिस्से में आता है। लेकिन बात सारी ये है कि इन आपको जो मैं एक माँ बन के, एक बहन बन के, एक गाइडलाइन बन के समझाती हूँ कि आप इन सब शशकों पे ना जाया कीजिए। बंदे का पोटेंशियल लेवल देखा कीजिए कि उसने कहीं किसी बड़े इंस्टीट्यूट से काम किया है या नहीं किया है। वो डिग्री की बात नहीं हो रही कि आप उसकी डिग्री निकलवा के चेक करें। आप ये देखें कि उसने प्रोफेशनली किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, या उस ऑर्गेनाइजेशन से स्कैमर बन के तो नहीं निकला हुआ। वो ये भी चीज़ नोट करने की होती है। और फिर वो वीज़ा डिपार्टमेंट का बंदा है कि नहीं है, उसके बाद आप उसको कनाडा का दीजिए केस। क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपकी फ्यूचर उस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब आपकी फ़्रेश पासपोर्ट पे कनाडा के वीज़े की क्या लग जाती है, रिजेक्शन लग जाती है। अब फिर दोबारा रिपीट करूँगी, सम टाइम वो रिजेक्शन की मोहर नहीं देते, और आजकल तो देते ही नहीं है। बट आपका डाटा ऑनवर्ड बायोमेट्रिक के बाद ऑनवर्ड 10 ईयर्स के लिए आपका डाटा चला जाता है कि कनाडा ने आपको रिफ्यूज़ किया। अब सेकंड टाइम आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। बात अभी कंक्लूड है कि सेकंड टाइम आप किसी दूसरे के पास चले जाते हैं कि भाई मैंने जो है वो सुकरात से अपना केस बुक करवाया था, लेकिन सुकरात ने तो मुझे जो है वो फेल कर दिया है, तो अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ भैया, बुकरात के पास तुम मेरी फ़ाइल बना दो। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी भी बड़ी कंट्री का डाटा फिल करवा रहे हैं, तो पहली दफ़ा में जो आप फ़ाइल फिल कराते हैं वो पूरी फ़ाइल, पूरी डिटेल A to Z अपने पास रखा करें। ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है।
आप लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जी बस जमा कराया, सब कुछ आपने एजेंट के पास छोड़ दिया। अब सम टाइम वो बाहर चला गया, उसने ऑफिस बदल लिया, शहर बदल लिया, मुल्क से बाहर चला गया, तो वो डेटा आपका तो आपके पास नहीं है ना। तो वो डाटा जो आपने प्रोवाइड किया था, वो डाटा आपने कहाँ रखना है, वो डाटा आपने अपने पास से मौजूद रखना है। अगर आपने उसको जो भी अपने बारे में आपने ये फराहम किया है कि आप बहुत दौलतमंद हैं, आपकी इतनी गाड़ियाँ, इतने बंगले हैं, इतना बैंक बैलेंस है और ये सोर्स ऑफ इनकम है जो आपके पास आता है, तो आप काइंडली वो सारी चीज़ें अपने पास एक रिकॉर्डेड रखिए इन केस ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ रिजेक्शन अगर आपका दिल बुरा हो जाता है उस एजेंट की तरफ से या कंसल्टेंट की तरफ से, और यू ट्राई टू अप्लाई सम अदर एल्स, आप किसी और के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका कहते हैं ना, एक अल्फाज के नीचे अगर अलिफ के नीचे आपने ज़ेर लगाया है तो वो भी तब्दील नहीं होना चाहिए, वरना यू आर कम्प्लीटली बैन फ्रॉम कैनेडा लाइफ टाइम। ठीक है, क्योंकि अगर जो है वो किसी भी तरह की कोई तब्दीली आ जाएगी तो वो आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगी। अब बात करते हैं कि कनाडा के कुछ रूल्स हैं जो यूएसए से खासे मुख्तलिफ हैं। अक्सर होता यह है कि इन्विटेशंस आते हैं और बड़े हैवी इनविटेशंस होते हैं जो कनाडा से आते हैं, मतलब जो बंदा इनविटेशन भेज रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑफ होता है, सेटल होता है, उसके पास कैनेडियन नेशनैलिटी होती है, बैंक बैलेंस होता है, क्योंकि कनाडा में जो इनवाइटी होता है, इनवाइटी का पूरा डिटेल ज़रूर आता है निस्बतन जितना कि यूएस में आता है। यूएस एक अलग स्टोरी है, वो इंशाल्लाह हम फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन टुडे आई विल ओनली कंटिन्यू द कनाडा एज पर माई प्रॉमिस। तो इस सिचुएशन में होता यह है कि अगर उसकी फ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान से अप्लाई करने वाले शख्स की फ़ाइल बहुत वीक है, तो कनाडा का रूल अलग है, केस रिजेक्ट हो जाता है नॉर्मली। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर शख्स को अपने ऑफिस के लिए काम चाहिए, हर शख्स को अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी चाहिए और उसको अपने किचन खर्च चलाने के लिए आपकी फ़ाइल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ये करते हैं, स्पेशली मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही और ना मैं ये कह रही हूँ कि जी फ़ला सूबा अच्छा है, फ़ला सूबा बुरा है। मेरे लिए पूरा पाकिस्तान मेरा दिल है और मैं खुद पाकिस्तान की बेटी हूँ। मैं दुनिया में कहीं भी रहती हूँ, मैं कहीं भी घूमूं फिरूं, आऊँ जाऊँ, काम करूँ, लेकिन डॉटर किसकी हूँ? मैं पाकिस्तान की हूँ, आपकी बहन बेटी हूँ, तो मैं कभी भी आपका बुरा नहीं चाहूँगी। ये चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि ये कनाडा का रूल है कि आपको जो है वो कोई भी शख्स जो बहुत हैवी प्रोफाइल का भेजेगा तो फिर उसी के टक्कर के हिसाब से आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ से इनविटेशन मंगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि होता यही है कि वहाँ से बुलाने वाला तो बहुत ऑथेंटिक होता है और यहाँ से जाने वाला जो है उम्र के अलावा कहीं गया नहीं होता है, उम्र उसकी जो है वो ज़्यादा हो चुकी होती है, उसका कोई इशू नहीं है, बल्कि वहाँ ज़्यादा उम्र वालों को वीज़ा मिल जाता है। ये अभी इसके बाद मैं वो भी बात बताऊँगी। लेकिन क्या होता है, उसका बैंक बैलेंस सही नहीं होता, उसने कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, कोई एसेट नहीं होता, मतलब कि उसकी बहुत ही 50-50 किस्म की उसकी, बल्कि 40-60 किस्म की जो है वो उसकी प्रोफाइल होती है। तो ये भी वो बुनियाद बनते हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन होने में। तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग जो है वो वीज़ा ऑफिसर्स को बताते नहीं हैं और ऐसी बातें, ऐसे कागजात लगा देते हैं जो कि फ़ेक होते हैं, और ये फ़ेक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आसानी से पकड़ ली जाती हैं, तो इसकी वजह से भी केस आपका रिजेक्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि सफिशिएंट बैलेंस ना होने की वजह से, रीज़न ये वही बात जो अभी से थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कही थी कि जी जनाब वो डालते तो हैं पैसे, लेकिन वीज़ा लगने से पहले ही ये सोच के निकाल लेते हैं कि चलो भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमने स्टेटमेंट तो पहुंचा दी है। तो जी इमिग्रेशन जो है जब तक आपका वीज़ा ग्रांट नहीं करता उस दिन तक वो आपकी फ़ाइल को चेक और रीचेक करवाता रहता है, और जब आपके पैसे उसमें होते ही नहीं है, 0 बटा सन्नाटा हो जाती है, तो वो समझ जाता है कि आपने वहाँ जाके स्लिप हो जाना।
अब एज की तरफ आते हैं तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं, बेशक आप शादीशुदा हैं और आपने शनाख्ती कार्ड में अपने आप को सिंगल शो किया हुआ है, या आप हकीकतन शादीशुदा नहीं हैं, जो भी है, एक चीज़ याद रखिएगा, सिंगल बंदा जो है उसको कनाडा वीज़ा नहीं देता है। बहुत ही हैवी प्रोफाइल हो तो शाज़ो नादिर वीज़ा लग भी जाता है, लेकिन हैवी प्रोफाइल से मुराद ये है कि आप यहाँ एक मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे हैं, बैंक में जॉब करते हैं, सालों से आपने कंटिन्यूटी से जो है वो अपनी ट्रैवल किया है, टाइम पे मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, टाइम पे वापस आए हैं, आपकी तनख्वाह जो इतनी ज़्यादा है आपने उसका नॉमिनल तरीके से टैक्स पे किया है, और फिर भी आप 40 से ऊपर हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, तो वो फिर उस सिचुएशन में आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा, ठीक है। बट नॉर्मली अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, आप कमारे हैं, तो आपको कनाडा कभी वीज़ा नहीं देगा, ठीक हो गया। अब आगे बढ़िए, अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आपका एक नॉर्मल से यहाँ प्रोफाइल है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल आपके बच्चे पाकिस्तान में हैं, तो आपका वीज़ा जो है वो ऐन मुमकिन हो कि वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देगा, ठीक हो गया। लेकिन ये उनकी शर्त होती है कि शादीशुदा लोगों को वो लोग वीज़ा ग्रांट कर देते हैं। अब रही बात ये कि जो लोग दिखाते हैं स्क्रीन पर, एक मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करी, ना मैं किसी को टारगेट करूँगी, लेकिन चूंकि लोगों के सवालात तो का एक हुजूम रहता है मेरे पास, तो उनके सवालात की रोशनी में मैं ये जवाब दे रही हूँ। बहुत सारे वीज़े आपको स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं, जी आज हमारे कनाडा के 7 वीज़े ग्रांट अप्रूव हो गए, आज हमारे कनाडा के 6 वीज़े अप्रूव हो गए, आज हमारे कनाडा के 18। देखिए कहानी उसके पीछे क्या होती है, क्या वही वाली बात है ना कि आप उसके ऑफिस में तो नहीं गए, आप उसके दफ्तर में कान लगा के तो नहीं बैठे हुए, आपने CCTV कैमरा तो नहीं लगाया हुआ। सम टाइम होता है, बहुत से लोगों के सिबलिंग्स के वीज़े होते हैं, बहुत से लोगों की 18 महीने पहले से कहानी चल रही होती है, बहुत से लोगों के जो है वो वहाँ से इनवाइटी के भेजे हुए वीज़े होते हैं। अब उन्होंने आपको पीछे से बैकग्राउंड से तो कहानी नहीं सुनाई ना, जब जिसका वीज़ा लग गया उसको बिठाया और कहा बोलो मेरा वीज़ा लग गया है, उसने कहा जी मुझे अस्सलाम वालेकुम मेरा वीज़ा जो है वो लग गया है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे भी उसके लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ज़रा इन सब चीज़ों से अवॉइड करती हूँ, बहुत कम करती हूँ, मतलब कोई एक आध कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज़ आप मेरे कहीं जाके रिकॉर्ड में नहीं देखेंगे, ना मैं किसी का वीज़ा लगा के दिखाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरी तालीम, मेरी एजुकेशन, मेरी ट्रेनिंग की तौहीन हो रही है कि क्या मुझे ये सबूत देना पड़ेगा, मेरा काम नहीं बताता, मेरी बातें नहीं बताती, क्या मेरी एलिजिबिलिटी इस बात का जब वो सबूत नहीं है कि मुझे जो है वो वीज़े लगाने ही पड़ रहे हैं। तो इसलिए, और वैसे भी ये कानूनन भी ये गलत बात है कि आप फेसबुक पे किसी का वीज़ा लगाते हैं, ठीक हो गया, या कि चले वो तो मैं खुद भी वीडियो बनवाती हूँ कि जी बोर्डिंग पास मिल गया, एयरपोर्ट पार कर गए, खैरियत से पहुँच गए, तो वो चीज़ हम भी करते हैं, लेकिन मैं ज़रा आम लोगों से कम करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे ये शेख खोरापना कर रहे हो, या मुझे अपने काम पर यकीन नहीं है, जो मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को पासपोर्ट दिखा रही हूँ कि देखो भाई मैंने वीज़ा लगा लिया है, देखो भाई मैंने वीज़ा लगा लिया है। देखिए जी, वीज़ा ग्रांट होगा आपकी अपनी ज़ाती प्रोफाइल पर होगा। अगर आपने मुझसे कोई चीज़ छुपाई है और हिडन रख के आपने सोचा है कि चलो यार ये तो माइनर सी गलती है, आप जिस तरह किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी हर बीमारी के बारे में सब कुछ उस कंसल्टेंट को बता देते हैं, स्पेशलिस्ट को, बिल्कुल उसी तरह अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी के हर प्रॉन्स एंड कॉन्स, अप एंड डाउन, हर तरह की क्रिमिनल रिकॉर्ड, FIR, इवन दो कि अगर आपने पतंगबाजी पे भी कोई काम मसला खड़ा हुआ है तो भी वो बाहर के मुल्क में उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड ही कहा जाता है। हमारे मुल्क में क्या कहें कि बस खैर दैट इज़ द वेरी लॉन्ग डिबेट फॉर अस, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, बट ये है कि मुख्तसरन ये कि प्रोफाइल आपकी है जिस पे वीज़ा इमिग्रेशन ने ग्रांट करना है। बस ये है कि एक तो डॉक्यूमेंट फेक नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, प्रोफाइल आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, और देन जिससे आप फॉर्म भरवा रहे हैं, ये जो 4 अदद कनाडा के फॉर्म भरे वो कम से कम प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल इन द सेंस कि उसका किसी ट्रैवल एजेंसी में वीज़ा डिपार्टमेंट से काम लेना देना रहा हो। अदरवाइज अगर कोई 200 करनाल पर भी बनी हुए ऑफिस में बैठा हुआ है ना, तो उससे रोब में नहीं आया कीजिए, मुस्तकबिल आपका ख़राब होना। लोग
माजरत चाहूँगी कि लोग मुझे इसे कहते हैं कि मैडम ज़्यादा ही सच बोल जाती है, तो इसके लिए मैं माजरत चाहूँगी। और जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। मैं खुद को प्रमोट नहीं करूँगी, आप अपनी ज़िंदगियों को मेरे चैनल के थ्रू प्रमोट कीजिए, आसानियाँ बांटिए, आसानियाँ पैदा कीजिए, लोगों के लिए मुस्तकबिल को आसान बनाइए, मुश्किलात को कम कीजिए, सच बोलने की आदत डालिए। अगर मेरी किसी बात से आप लोगों की दिल आज़ारी हुई हो तो हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी किसी अल्फाज के से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए बेहद माजरत। इंशाल्लाह बहुत जल्द